हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है चीफ की दावत। क्या नाम है कहानी का? चीफ की दावत। प्रकाशन वर्ष क्या 1956 है। और इसके लेखक कौन है? चीफ की दावत के कहानीकारक कौन है? तो वह भीष्म साहनी, जिनका जो जीवन काल था 1915 से लेकर 2003 तक था। तो हमारे सामने एक नई कहानी है चीफ की दावत। देखिए, इस कहानी को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। और ये जो क्लास है, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए क्लास है। हम लोग आ गए कहानी पर, चीफ की दावत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। और इसके लेखक कौन है? कहानीकार भीष्म साहनी है, जिसका जो जीवन काल था 1915 से लेकर सन 2003 तक था। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन सी कहानी पढ़ी है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली और दुनिया का सबसे अनमोल रतन, कानों में कंगना, उसने कहा था, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, ईदगाह, ज्ञान ग्रीन, ये सब कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक ना? अगर आप लोग को यह कहानी देखनी है तो प्लीज़ आप लोग इसी चैनल पर जाएंगे तो आप लोग को मिल जाएगी। राही पढ़ चुके हैं हम लोग, सिक्का बदल गया, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चीफ की दावत। आज हम लोग कौन सी कहानी पढ़े? चीफ की दावत। किसकी है? भीष्म साहनी जी की है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले भीष्म साहनी जी को देख लेते हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें, भीष्म साहनी के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त सन 1915 को। कहाँ पे? रावलपिंडी, जो पंजाब में था। पहले पंजाब में था और अब यह पाकिस्तान में पड़ता है। रावलपिंडी पंजाब जो पहले तो भारत में था, जो ब्रिटिश भारत था, पहले तो रावलपिंडी पंजाब जो भारत में था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो यह पाकिस्तान में पड़ता है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 जुलाई 2003 को। 87 वर्ष की आयु में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता हैं हरवंश लाल साहनी और इनकी माता है लक्ष्मी देवी। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी है शीला। इनका पेशा क्या था? पेशा था इनका लेखक, नाटककार और अभिनेता का। ये किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दल से यह जुड़े थे। ठीक, सम्मान और पुरस्कार की अगर बात करें तो देखो, भीष्म साहनी को उनकी तमस नामक कृत पर, किसमें? तमस नामक कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में जो मिला था इनको, उससे सम्मानित किया गया था। पूछ देगा कि भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो वो तमस के लिए मिला था। तमस नामक कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें शिरोमणि लेखक सम्मान, जो पंजाब सरकार ने 1975 में दिया था। कौन सा सम्मान है? शिरोमणि लेखक सम्मान, पंजाब सरकार ने 1975 में दिया था। लोटस पुरस्कार, जो अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन की ओर से 1970 में इनको मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1983 में इनको मिला। और पद्म भूषण जो 1998 में इनको मिला, मतलब पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। कब? 1998 में। तो ये थे इनके सम्मान और पुरस्कार। इनकी कहानीकार के रूप में, मतलब इनकी कहानियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं और कौन सी कहानी संग्रह हैं। देखो, यहाँ पे जो है इनकी कहानी संग्रह की बात चल रही है। इनकी कौन कौन सी कहानी संग्रह है? एक भाग्य रेखा है 1953, पहला पाठ 1957। देखो, पहला पाठ मैंने हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि इसी कहानी संग्रह में हमारी जो कहानी लगी है चीफ की दावत, वो पहला पाठक कहानी संग्रह में लगी है। तो इसीलिए पहला पाठक आप लोग को याद रखना जरूरी है। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राग 1966, और पटरियाँ 1973, वांडचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1988 और डायन 1998। यह भीष्म साहनी की कहानी संग्रह है, 9 कहानी संग्रह। इनकी अगर प्रमुख कहानी की बात करें तो चीफ की दावत है, तमंगे है, और अमृतसर आ गया, और त्रास है। देखो, अमृतसर, ये चीफ की दावत जो है
हम लोग को आज पढ़ना है। देखो, इनकी जितनी भी कहानी यथार्थबोध के नज़दीक की कहानी है। इनकी जितनी भी कहानी है वो यथार्थबोध के नज़दीक की कहानी है। यथार्थबोध का मतलब होता है कि सत्य घटना पर आधारित, मतलब कि जो समाज में सत्यता चल रही है उसी के नज़दीक इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इनके अगर उपन्यास संग्रह की अगर बात करें तो इनकी तो झरोखे हैं, कड़ियाँ हैं, तमस है, बसंती हैं, मैया दस की माणी है, कुंतो है और नीलू नीलिमा नीलिफर है। नाटक संग्रह में आता है इनका हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, गुलेल का खेल, जो बाल उपयोगी कहानियाँ हैं। गुलेल का खेल जो है इनकी बाल उपयोगी कहानियाँ हैं। मुआवजे इनकी नाटक संग्रह है। अन्य प्रकाशन की अगर बात करें तो इनका है पहला पथ, भटकती राख, पटरियाँ, शोभा यात्रा, पाली, दया, कणियाँ, फिर आज की आती। देखिए, मैं कहानीकारक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ साथ आपको कहानी के साथ साथ आपको कहानीकारक के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इसीलिए मतलब कहानी भी पढ़ें, कहानीकारक के बारे में भी जान रहे हैं, तो आप लोगों को एक ही क्लास से दोनों काम हो जाएगा। चीफ की दावत, देखिए इसके लेखक कौन है? विष्णु साहनी। कहानी किस संग्रह में संकलित है? पहला पाठ जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। चीफ की दावत कहानी जो है किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो पहला पाठ। किस विषय पर है? तो मध्य वर्ग की नौकरीगत विडंबनाओं और पारिवारिक मूल्यों के तेजी से बदलाव की स्थिति। पात्र में कौन है? श्यामनाथ है, पत्नी है साहब जो चीफ बनकर आता है, और एक बूढ़ी माँ है। श्यामनाथ, पत्नी साहब जो चीफ है, और एक बूढ़ी माँ है। देखिए, चीफ की दावत की अगर बात करें तो यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। चीफ की मतलब कि चीफ की दावत कहानी जो है एक प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, मतलब कि जो बूढ़ी काकी है, बूढ़ी काकी कहानी जो इनकी है प्रेमचंद की, उसमें भी एक दावत रहती है, इसमें भी एक दावत रहती है। उस जो बूढ़ी काकी में है, बूढ़ी काकी में मतलब कि उस बूढ़ी जो काकी रहती है उसको भूख लगी रहती है, लेकिन उसकी जो मतलब कि पतोई कह सकते हैं, उसकी जो बहू रहती है, तो वो क्या करते कि इस बूढ़ी काकी को खाना देना भूल जाती है। तो ये क्या करते हैं बूढ़ी काकी कि दूसरों का जूठा उठा के खाने लगती है। तो जो उसकी मतलब कि जो उसके बेटे की जो पत्नी रहती है, तो उसको दया आ जाती है और वहाँ पे हृदय परिवर्तन हो जाता है। उस कहानी में दया हो जाती है कि जिस बूढ़ी काकी की वजह से हम लोग का परिवार चल रहा है, वह बूढ़ी काकी जूठन खा रही है। तो उस कहानी में तो हृदय परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है दिखा। किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने का नहीं बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने का है। लेकिन वहाँ तो भूखी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो है बूढ़ी माँ जो है, यहाँ पे वो जो उसका बेटा वो सोचता है कि यह चीफ के सामने उसकी माँ ना आए। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है। मतलब माँ जो है इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है। किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी फुलकारी बनाने से बेटी की तरक्की हो सकती है, तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। मतलब कि जो चीफ आता है तो कहता है कि फुलकारी बना लेती हो, तो पूछता है कि क्या चीज़ का ढंग है, तो बताती है फुलकारी का। तो वो फुलकारी बनाती है। तो उसका बेटा कहता है कि माँ अगर तुम फुलकारी बनाओगी तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मतलब बताते मेरा प्रमोशन हो जाएगा, क्या मेरी तरक्की हो जाएगी। तो माँ जो है खुशी खुशी, अंदर से तो दुखी रहती है, लेकिन वह मतलब बाहर से खुशी खुशी मन से वो फुलकारी बनाती है। कहानी के अंत में बूढ़ी का की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। ठीक, तब हम लोग चलते हैं कहानी पर। चीफ की दावत, विष्णु साहनी। देखिए, आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर के मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट
फूकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। देखिए, आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? देखिए, यहाँ पे पत्नी जो है वो मतलब ड्रेस पहन रही है, मेकअप कर रही है, लेकिन जो वो मतलब सामनाथ है, सामनाथ की पत्नी तो मेकअप करे, लेकिन सामनाथ को अपनी माँ की चिंता है कि माँ का क्या होगा, माँ का क्या होगा। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गए और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। देख रहे हैं ना? सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सुकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिला कर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ये अपने कोठरी में चले जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह दूंगा कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटी की बातों में क्या मैं क्यों बोरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। देख रहे हैं ना किस प्रकार से माँ के साथ व्यवहार किया जा रहा है। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी के दरवाजे बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। माँ बोलते कि अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारा खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ
नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनके उधेड़ बुन खत्म नहीं हुए। जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुद के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊँ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारे यहाँ खड़ाऊँ उठाकर मैं फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? फिर पूछता है कि कपड़े कौन सी पहनोगी माँ? मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथों में था। खुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर की आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ बूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। मतलब सब जेवर जो है वो अपने बेटी की पढ़ाई में बेच दी थी। यह वाक्य सामनाथ की तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ। नेरा लडूरा तो नहीं लौटाया, जितना दिया था उसने 2 गुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनते। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहीं नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ से हिदायत करते गए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्यों क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए
मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आए थे। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। देखिए अब जो है जो सामनाथ के शिव जो है आ गए थे और यहाँ पे सब ये सब प्रक्रिया चल रही थी। पत्थर में जितना रौब रखते थे यहाँ पर उतने ही दुष्ट परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों के हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना को केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रूम में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिर घूंट पी कर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे के सामनाथ रास्ता दिखाते हुए पीछे चिप और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटा की आवाज़ आ रही थी। गहरे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटी तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक कर आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाह कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्होंने कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चिप और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चिप ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों से उंगलियां थरथर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चिप की मुंह की ओर देखने लगा। चिप की चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था। दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाए। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चिप ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती। दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। उससे उठे देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीप माँ को बायां हाथ ही बार बार हिला कर रहे थे। हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू।
माँ धीरे से संकुचते हुए बोली, हो डूडू, एक बार फिर कहकर उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ के हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच है, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतने रीझ से कहा, नहीं गाऊंगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दिन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणा भरे, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठे थे। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था।